प्याज काटना काफ़ी टफ जॉब होता है, और इक्वल साइज़ में काटना हो, यानी आपको अगर प्याज के पराठे बनाने हो, प्याज की कचौरी बनानी हो, तो काफ़ी बारीक प्याज काटनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप किलो प्याज भी एक जैसा ही काफ़ी कम समय में काट लेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी पहली टिप जो है वो मसालों को लेकर है। जो हम पैक मसाले मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो ऐसे मसाले में हमें दो तरह की परेशानी होती है। जब हम इसे कंटेनर में रख देते हैं तो काफ़ी टाइम हमें मसाले पहचानने में दिक्कत होती है कि किस कंटेनर में कौन सा मसाला रखा हुआ है, क्योंकि लगभग कलर सबका इक्वल ही होता है, एक ही जैसा होता है। और एक्सपायरी डेट भी पता नहीं चलती है, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, जैसे सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, बिरयानी मसाला। ये सब चीज आइटम जो है हमारे घर में कम बनती है, जिसके कारण ये सारे मसाले हमारे यहाँ काफ़ी दिन तक स्टोर रह जाते हैं, और हमें पता भी नहीं रहता है कि मसाले एक्सपायर हो गए और हम उसे खाते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपके मसाले के नाम और एक्सपायरी डेट दोनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि मसाले को कार्टन से निकाल लिया है। उसके बाद हम इसे कंटेनर में डाल लेंगे। आप चाहें तो इसे कट करके डाल सकते हैं। मैं अभी इसे सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो मैंने इसके कट नहीं किया है, क्योंकि पुराना जो मसाला है मेरा कंटेनर में भी है। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि एक कंटेनर में लेकर मसाले को डाल दिया है। उसके बाद हम उसके पैकेट पर से लेबल को इस तरह से कट कर लेंगे जहाँ पर नाम लिखा हुआ है। हमें बस नाम इतना ही कट करना है, तो मैंने यहाँ बस नाम वाला पतला पार्ट जो है उसे कट कर लिया है। उसके बाद हम एक्सपायरी डेट वाला जो पार्ट होता है उसे कट कर लेंगे। एक्सपायरी कब तक लास्ट इसका है उतना कट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम मसाला खरीदते हैं तो मसाला पर हम लेबल में देख लेते हैं। तो मसाला खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि लगभग 8 से 10 महीना तक मसाले की एक्सपायरी हो, क्योंकि कुछ मसाले होते हैं जैसे कि किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, ये सब हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये मसाले जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ मसाले ऐसे होते हैं जैसे गरम मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, जिसे हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं और ये काफ़ी दिन तक रह जाती हैं। तो ऐसे मसाले को खरीदते समय ध्यान दें कि उसकी एक्सपायरी लॉन्ग हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लेंगे। मेरे पास यहाँ चौड़ा वाला सेलो टेप है, तो मैं एक ही टेप में दोनों लेबल को चिपका लूँगी। तो इसे हम इस तरह से चिपकाएंगे कि टेप के ऊपर नाम दिख सके। तो देखिए, टेप के ऊपर जिधर स्टिकी पार्ट है उधर हम इस तरह से चिपकाएंगे कि नाम हमें ऊपर दिखता रहे। तो नाम चिपकाने के बाद हम नीचे ही एक्सपायरी डेट को भी चिपका लेंगे। अगर आपके पास पतला सेलो टेप हो तो एक एक पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कंटेनर के ऊपर इसे चिपका देंगे। इस तरह से आपको भी कभी परेशानी नहीं होगी जानने में कि किस कंटेनर में कौन सा मसाला है, और कोई दूसरा भी अगर आपके घर में आया हो तो उसे भी परेशानी नहीं होगी और बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो कंटेनर में डालने का टिप हो गया। काफ़ी सारे बिगनर लोग होते हैं या हॉस्टल में रहने वाले होते हैं या न्यू शिफ्ट हुए हों और उनके पास ज़्यादा कंटेनर नहीं हो, तो वो क्या करते हैं कि मसालों को एक बड़े कंटेनर में रखते हैं। और लगातार यूज़ करने से क्या होता है ना कि जब कार्टन वाला डिब्बा ख़राब हो जाता है या जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि उसे डब्बे में नहीं डाल के यूं ही डाल देते हैं, और अंदर के पैक लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो उस समय हमें परेशानी होती है कि किस पैकेट में कौन सा मसाला है। तो उस समय भी हम इसी टिप से इस परेशानी को दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम मसाले को पैकेट से निकालेंगे और मसाले का लेबल और उसके एक्सपायरी डेट को कट करके हम टेप से चिपका लेंगे और उस मसाले के पैकेट के ऊपर चिपका देंगे। इसके बाद आप सिर्फ अंदर वाले पैकेट को भी कंटेनर में रख लेंगे। इससे क्या होगा कि एक ही कंटेनर में आप काफ़ी सारे मसाले रख सकते हैं, और कम डिब्बे में भी आप मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं, और आपको परेशानी भी नहीं होगी पहचानने में कि किस डिब्बे में कौन सा मसाला है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो मेरी अगली टिप जो है वो भी ग्रॉसरी को स्टोर करने से ही लेकर है। फ्रेंड्स, हम महीने भर का ग्रॉसरी लाते हैं तो रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी वगैरह जो हम लेके आते हैं तो उसे स्टोर करते हैं, और साथ में ही जो ये सूखे दाल है, चावल है, चीनी है, इसे भी हमें स्टोर करना होता है। तो काफ़ी टाइम हम क्या करते हैं कि सारे सामान को एक ही कंटेनर में डाल के रख देते हैं, किसी बड़े कंटेनर में डाल के रख देते हैं। और ऐसे में अगर किसी भी पैकेट से ऑयल या रिफाइंड ऑयल के पैकेट में कोई भी कट हो जाए या रिसाव हो तो तेल निकलता है, जिससे कि जो भी हम ड्राई चीज़ रखे हैं वो इसे सोख कर लेता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। पर्सनली मैं इसी टिप को फॉलो करती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि एक कंटेनर में मैं ये सारे ऑयल वाले जो भी पैकेट है उसे मैं रखती हूँ, कि अगर ऑयल लीक भी करे तो ऑयल में ही मिक्स हो, किसी सूखे चीज़ में एब्जॉर्ब ना हो। और इसी के साथ मैं दूसरे कंटेनर में
जो भी पॉलीथीन वाले मतलब लूज प्रोडक्ट हैं या पैकेट वाले जो चीज़ है उसे इस तरह से रखती हूँ ताकि वो किसी मतलब ऑयल वगैरह से मिले नहीं। तो इस तरह से रखने से आपका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बाई चांस कभी ऑयल का पैकेट में कट हो तो दूसरे ड्राई चीज़ में वो एब्जॉर्ब होने से बच जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर या कभी ना कभी आपके साथ भी ये समस्या हुई ही होगी कि जब हम कुकर साफ़ करते हैं तो उसका रबर जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, और जब हम इसमें कुछ बनाने के लिए रखते हैं और गैस पर चढ़ाने के बाद देखते हैं कि गैस कुकर के ढक्कन से के किसी पार्ट से स्टीम लीक कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि कुकर के रबर को निकालेंगे और उसे हम फ्रीज़र में डाल देंगे। फ्रीज़र में लगभग 10 मिनट रखने के बाद इसे हम निकाल कर फिर से कुकर में लगाएंगे और उसे गैस पर डाल के देखेंगे। तो मैंने यहाँ 10 मिनट के लिए इसे रख दिया है। इसके बाद हम कुकर का रबर जो है इसे फ्रीजर से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे कुकर में लगाकर कुकर को गैस पर चढ़ा के देख लेंगे। अगर कुकर में स्टीम आ रहा है तो समझिए आपका रबर धोने के टर्म में थोड़ा ढीला हुआ था। अगर इसे लगाने के बाद कुकर को हम गैस पर चढ़ाते हैं और उसके बावजूद कुकर के रबर से स्टीम लीक कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कुकर का रबर जो है वो पुराना पड़ चुका है और ढीला हो चुका है और इसे रिप्लेस करनी है। तो तुरंत तो हम मार्केट जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हमें एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि हम कुकर में जो भी बनाना हो उसे पका सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास गूँथा हुआ आटा हो तो उसे ले लें, नहीं तो थोड़ा सा आटा लगभग 1 चम्मच आटा गूँथ लें और जितने पार्ट से स्टीम लीक कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप आटे का इस तरह से लॉग बना लें। अगर आपको लग रहा है कि पूरे कुकर से ही के ढक्कन से ही सीटी लीक कर रहा है, मतलब कि स्टीम लीक कर रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे पूरे कुकर में ही से आटा को चिपका देंगे और अपना खाना बना लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो प्याज को लेकर है। फ्रेंड्स, प्याज को काटने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। अक्सर जब हम ज़्यादा प्याज काटते हैं या कम भी प्याज काटें तो हमारे आँखों से आंसू निकलने लगता है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि प्याज काटने के लगभग 5 से 10 मिनट पहले इसे हम पानी में सोक कर देंगे। पानी में सोक करने से क्या होता है कि उसे जब हम कट करते हैं तो आँखों से पानी नहीं आता है। तो आप 1-2 बार ट्राई करके देख लें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद हम प्याज को कट करते हैं। तो प्याज को मैं प्याज को लच्छे में काटने की एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप काफ़ी कम टाइम में किलो भर प्याज को भी बारीक और लच्छे में काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने प्याज को कट किया और प्याज अंदर से ख़राब निकल गया। तो इसे मैं अलग रख दे रही हूँ क्योंकि इसका मैं एक नेक्स्ट टिप आपके साथ अभी थोड़ी देर में ही शेयर करूँगी। पहले मैं प्याज कट कर लेती हूँ। तो मैंने दूसरा प्याज ले लिया है और प्याज को बीच से कट करके इस तरह से उसके छिलके को हम निकाल लेंगे। तो जितने प्याज को आपको कट करना हो उतने प्याज को आप काट करके उसके छिलके को अलग कर लें। फ्रेंड्स, मेरे प्याज जो है वो काफ़ी मीडियम साइज़ के हैं। अगर बड़े साइज़ के प्याज हों तो आप और भी जल्दी इसे कट कर लेंगे क्योंकि बड़ा प्याज जो है उसे हाथ में पकड़ने में आसानी होती है। तो मैंने यहाँ प्याज को कट करके छील लिया है। छीलने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे पील करेंगे। तो इसे पील करने के लिए हम आलू छीलने वाला जो पीलर होता है, आपके पास जो भी आलू छीलने वाला पीलर हो, मेरे पास इस तरह का एक है। काफ़ी सारे लोग पीलर यूज़ करते हैं जो चाकू जैसा हैंडल पकड़ने वाला होता है। तो दोनों ही पीलर से काफ़ी आसानी से काफ़ी पतला पतला बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से आप आलू को पील करते हैं उसी तरह से इसे हम पील करेंगे और देखिए कितनी आसानी से पील हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्याज को एक ही मोटाई में पील कर सकते हैं। और इसे पील करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आप चाहें तो एक प्याज में भी करके देख लीजिए कि सारे के सारे लच्छे जो है इक्वल साइज़ के हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि अगर आप लच्छा पराठा बना रहे हों, प्याज वाली कचौड़ी बना रहे हों या आपको प्याज फ्राई करके उसे पीसना हो या बिरयानी में तल के डालना हो, तो पतले पतले लच्छे को अगर आप काट के रेसिपी बनाते हैं तो वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा। और मोटे पतले नहीं रहते हैं तो उसे फ्राई करने में भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अगर मोटा पतला हम चाकू से काट के प्याज फ्राई करते हैं तो पतले वाले प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं और मोटे वाले प्याज को फ्राई करने के चक्कर में पतले वाले जल जाते हैं। तो ऐसा करने से आपको ये समस्या नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। आप करके देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ जो कि प्याज से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्याज को कभी काटते हैं और प्याज में ख़राब निकल जाता है तो उसे हम अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन आज का टिप देखने के बाद आप ये खराब प्याज को कभी फेंकेंगे नहीं,
तो प्याज कट करने के बाद अगर आपका प्याज अंदर से ख़राब निकल जाता है तो उस प्याज का इस्तेमाल हम खाने में ना करके दूसरे काम के लिए करेंगे। तो मैंने यहाँ प्याज कट किया है, उसके बीच से प्याज ख़राब निकल गया है, तो जो अंदर का पार्ट गला हुआ है उसे मैं यहाँ चाकू से इस तरह से निकाल दूँगी ताकि हमें प्याज का अच्छा ही पार्ट मिले। फ्रेंड्स, ये प्याज तो ठीक ही है, लेकिन ऐसे प्याज को हम खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इससे टेस्ट पर असर पड़ा तो पूरी रेसिपी बर्बाद हो जाती है। तो उसका हम दूसरे तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि पूरे प्याज को 4 भाग में कट कर दिया है। उसके बाद इसकी सारी कलियों को एक एक करके निकाल लिया है। सारी कलियों को निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि सेफ्टी पिन लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 सेफ्टी पिन लिया है। आपके प्याज जितने सेफ्टी पिन में आ सके 2, 3, 4 उसमें डाल लें, क्योंकि ये प्याज छोटे साइज़ का है और आधा प्याज ख़राब था। तो मैंने क्या किया है कि सेफ्टी पिन लिया है और सेफ्टी पिन में एक एक कली को इस तरह से हम डालेंगे कि सेफ्टी पिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्याज की कलियाँ आ सके। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सेफ्टी पिन लिया है। आपके पास छोटा सेफ्टी पिन हो तो आप सेफ्टी पिन की संख्या ज़्यादा लें। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा जगह पे इसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से लगा लेंगे और इन प्याज की कलियों से हम अपने धुले हुए बर्तन से पर कॉकरोच और छिपकली को आने से रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ सेफ्टी पिन में जितने भी सेफ्टी पिन हो आपके पास, मतलब 2, 3, 4 उसमें डाल लें। उसके बाद हम इसे अपने बर्तन वाले स्टैंड पर रख देंगे। तो मैंने यहाँ सेफ्टी पिन में डाल दिया है। अब इसे हम लेकर चलेंगे अपने बर्तन वाले स्टैंड पर, जहाँ हम डेली के बर्तन धो के डालते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ खिड़की होने के कारण सुबह के समय लाइट काफ़ी आ रही है, इसलिए उतना अच्छा से वीडियो नहीं आ पाया है। तो इसे मैं बर्तन के स्टैंड पर रख दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल के कारण हमारे बर्तन पर रात में या दिन में कभी भी कॉकरोच और छिपकली नहीं आएगी। तो इस तरह से आपके बर्तन काफ़ी हाइजीन रहेंगे और आपको इस्तेमाल करने के पहले बार बार उसे धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम धो के ही इस्तेमाल करते हैं।